साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। तो क्लास 8 NCERT के चैप्टर नंबर 9 महिला की स्थिति में सुधार को आज हम लेके आए हैं। यह काफी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। ये आगामी आने वाली BPSC TRE 4, ADEO, CTET पेपर 2 में आप लोगों को काफी मदद पहुंचाने वाली है। इस प्रश्नों की श्रृंखला में चैप्टर नंबर 9 से एक एक प्रश्न को चैप्टर बाय चैप्टर लाइन बाय लाइन उठाया गया है। तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। तो धैर्यपूर्वक इस वीडियो में वो पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि ज्योतिराव फूले की पत्नी कौन थी। ज्योतिराव फूले की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए है कल्पना फूले, ऑप्शन बी है निर्मला फूले, ऑप्शन सी है सावित्री बाई फूले या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले ज्योतिराव फूले की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है किसने महिला समानता के प्रश्न को उठाया है? ऑप्शन है कल्पना फूले ने, ऑप्शन बी है निर्मला फूले ने, ऑप्शन सी है सुभद्रा बाई फूले ने या ऑप्शन डी है सावित्री बाई फूले ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फूले ने, है ना। महिला समानता के प्रश्न को सावित्री बाई फूले ने उठाया। सावित्री बाई फूले ने ही महिला समानता के प्रश्न को उठाया था। और दोस्तों सावित्री बाई फूले ने ही महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था। सावित्री बाई फूले ने ही महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कल्पना फूले ने, ऑप्शन बी है निर्मला फूले ने, ऑप्शन सी है सावित्री बाई फूले ने या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों है ना, बहुजन समाज की स्थापना भी किया था सावित्री बाई फूले ने। बहुजन समाज की स्थापना भी सावित्री बाई फूले ने ही किया था। ठीक है। महिला समानता के प्रश्न को भी सावित्री बाई फूले ने ही उठाया था और बहुजन समाज की स्थापना भी सावित्री बाई फूले ने ही किया था। अगला प्रश्न है सती प्रथा की समाप्ति के पहल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा या ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। तो दोस्तों 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा की समाप्ति के पहल सबसे पहले जो किया था वह किया था राजा राम मोहन राय ने, है ना। सती प्रथा की समाप्ति के पहल सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही किया था। हमारा अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को खत्म कर दिया था? है ना। राजा राम मोहन राय के अनुग्रह पर किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प संख्या बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ही सती प्रथा को खत्म कर दिया था। और दोस्तों बता दें कि लॉर्ड विलियम बेटिंग को जब सती प्रथा का पता चला लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि अगर मैं यह आज मैंने यह जाना कि भारत में जो सती प्रथा है कितना क्रूर है, यदि मैं इसे खत्म करने में 1 मिनट का भी समय लेता हूं तो यह मेरे लिए अपमान की बात होगी। और जब उन्होंने सती प्रथा के बारे में समझा तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ही सती प्रथा को भारत में खत्म कर दिया। तो दोस्तों सती प्रथा में क्या था? तो जब किसी महिला का पुरुष मर जाता था तो महिलाओं को भी पुरुष के साथ चिता पर बैठा के जला दिया जाता था। अगर कोई महिला नहीं जलना चाहती थी तो उसे जबरदस्ती चिता पर रस्सी से बांध दिया जाता था
और उसके चारों बगल ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि उसकी चीख जो है ताकि उसकी चीख वहीं पर शांत हो जाए। उसकी चीख जो है वह गांव वालों को सुनाई न दे, है ना, गांव वालों को सुनाई नहीं दे। कितने क्रूर जो है महिलाओं के प्रति हमारा समाज हुआ करता था। इस प्रथा को समाप्त करने का काम अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। इस क्रूर प्रथा को समाप्त करने का काम हमारे, है ना, अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन ए है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1831 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1832 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या बी हो जाएगा। विकल्प संख्या बी हो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में। यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न को 3 स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार लगा लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? ऑप्शन ए है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1831 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1828 ईस्वी में। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या डी, यानी कि 1828 ईस्वी में। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किन सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया था? ब्रह्म समाज में किन सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया था? ऑप्शन है सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक, ऑप्शन बी है महिलाओं की शिक्षा पर बल तथा अंतर जातीय विवाह को समर्थन, ऑप्शन सी है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ब्रह्म समाज ने इन सभी सुधारों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था, विशेष रूप से ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन कहाँ बनाई गई थी? ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन जो है वह कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन ए है मद्रास में बनाई गई थी, ऑप्शन बी है मुंबई में बनाई गई थी, ऑप्शन सी है कलकत्ता में बनाई गई थी, या ऑप्शन डी है केरल में बनाई गई थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया गया था। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वह डालिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि हो जाएगा कलकत्ता में। ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन जो है वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन महिलाओं के समानता के अधिकार का पक्षधर था? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है वेद समाज, या ऑप्शन डी है आर्य समाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज नामक संगठन ही है जो महिलाओं के समानता के अधिकार का पक्षधर था। महिलाओं के समानता के अधिकार का जो पक्षधर था वह ब्रह्म समाज था, और ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वह राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो ये बात आप पहले ही बता चुके हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वह 1828 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस भाषाओं के जानकार थे? ऑप्शन है संस्कृत भाषा के जानकार थे, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा के जानकार थे, ऑप्शन सी है फारसी और यूरोपियन भाषा के जानकार थे, या ऑप्शन डी है संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा और यूरोपियन भाषा के जानकार थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी,
संस्कृत, हिंदी, फारसी और यूरोपियन। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े विद्वान थे। ये संस्कृत के भी जानकार थे, ये हिंदी के भी जानकार थे, फारसी के भी जानकार थे और यूरोपियन के भी जानकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के दूसरे समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय के दूसरे समर्थक कौन थे? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय। यहाँ पे ऑप्शन बदल देना चाहिए, राजा राम मोहन राय की जगह पर हम यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती लिख देते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय के समर्थक थे, या स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय के समर्थक थे, या स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन राय के समर्थक थे, या केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के समर्थक थे। दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के समर्थक जो थे वह केशव चंद्र सेन भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है एमजी रनाड़े थे। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी है आत्मारंग पांडुरंग थे, या ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद थे। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वे थे एमजी रनाड़े। एमजी रनाड़े जो थे वह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक एमजी रनाड़े थे। और दोस्तों एमजी रनाड़े का पूरा नाम था महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े, एमजी रनाड़े को ही महादेव गोविंद रनाड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी ने, या ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन जी ने। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विधवा विवाह के प्रति अपने पूरा जीवन जो समर्पित किया था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही किया था, और इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह का जो है वह प्रयास किया गया। सती प्रथा को खत्म कराने का राजा राम मोहन राय ने किया था, और विधवा पुनर्विवाह को, है ना, यानी कि विधवाओं की पुनः शादी करवाने का काम जो किया था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ठीक है, इन सब प्रश्नों को देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न रिपीट होता है, बार बार एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है वो आते रहते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को विशेष रूप से जोड़ देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दिए गए सुझाव विधवा पुनर्विवाह की मान्यता दी? यानी कि सीधी सी बात है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन था, या ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने, है ना, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह की जो है वह मान्यता दी थी, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने ही विधवा पुनर्विवाह की जो है वह मान्यता दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह के जो है वह मान्यता दी थी, और लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अंत किया था, और लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह की मान्यता प्रदान की थी। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह की मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कब कानून बना था? विधवा पुनर्विवाह पर कानून कब बना था? 1829 में, 1930 में, 1856 में, या 1828 ईस्वी में? तो दोस्तों 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है वह कानून बना दिया गया था, और यह कानून जो बनाया था वह लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने यह कानून की मान्यता दी थी 1856 ईस्वी में। किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास। हमारा अगला प्रश्न है, किस एक्ट के पारित होने के बाद विवाह की न्यूनतम आयु
लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष जो है वह रखी गई थी। ऑप्शन ए है नेटी मैरिज एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है मैरिज ब्यूरो एक्ट के द्वारा, या ऑप्शन डी है मैरिज एक्ट के द्वारा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो है वह उत्तर डालिए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट, है ना। नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा ही, है ना, लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है संस्कृत की महान विद्वान पंडिता कौन थी? ऑप्शन है पंडित अपाला, ऑप्शन बी है पंडित रामाबाई, ऑप्शन सी है पंडित इंद्राणी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृत की महान विद्वान पंडिता जो थी वह थी पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई जो थी वह महान विद्वान थी। अगला प्रश्न है पूना में एक विधवा सदन के नाम से जानते हैं। पूना में एक विधवा गृह खोला था, इसे हम शारदा सदन के नाम से जानते हैं। पूना में एक विधवा गृह खोली गई थी। पूना में एक विधवा गृह खोली गई थी। पूना में एक विधवा गृह खोली गई थी, इसे शारदा सदन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है पंडित अपाला ने, ऑप्शन बी है पंडित रामाबाई ने, ऑप्शन सी है पंडित इंद्राणी ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई ने ही शारदा सदन की स्थापना की थी। पंडित रामाबाई ने पूना में शारदा सदन की स्थापना की थी। पूछना आता है कि शारदा एक्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो शारदा एक्ट जो है वह लड़कों और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो है निर्धारित करने का एक कानून बना था, जिसमें लड़कियों की उम्र जो है वह 14 साल और लड़कों का उम्र जो है 18 साल कर दिया गया था। इससे कम उम्र पर शादी जो है वह दंडनीय अपराध किया गया था शारदा सदन के माध्यम से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है रामाबाई बाद में किस धर्म को अपना लिया था? है ना। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म को अपनाया था, ऑप्शन बी है मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, ऑप्शन सी है ईसाई धर्म को अपना लिया था, या ऑप्शन डी है सिख धर्म को अपना लिया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि ईसाई धर्म को। पंडित रामाबाई ने बाद में हिंदू धर्म का त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, है ना। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी ने, या ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वह राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना जो किया था, आर्य समाज की जो स्थापना किया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1875 को, ऑप्शन बी है 5 मार्च 1875 को, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1875 को, या ऑप्शन डी है 16 मार्च 1875 को। डेट को याद रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी की मेन एग्जाम में या बीपीएससी अन्य एग्जाम में इस प्रश्न को बार बार पूछता है। इसका डेट जो है वह काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था वह 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है वह 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है वह 10 अप्रैल, है ना। आर्य समाज की स्थापना जो है वह 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया था।
आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए किसे जिम्मेदार माना था? ऑप्शन ए है गुलामों को, है ना, गुलामों को जिम्मेवार माना था। ऑप्शन बी है हमारा अशिक्षा को उन्होंने जिम्मेवार माना था, अशिक्षा को जिम्मेवार माना था। या ऑप्शन सी है भविष्य के प्रति निराशा को जिम्मेवार माना था। या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी को जिम्मेवार माना था। दोस्तों 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी। विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए गुलामी को भी जिम्मेवार माना था, शिक्षा को भी जिम्मेवार माना था, भविष्य के प्रति निराशा को भी जिम्मेवार माना था, ये सभी के जिम्मेवार माना था। हमारा अगला प्रश्न है, महिला के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद ने कौन सा मार्ग अपनाया था? ऑप्शन है महिला रोजगार, ऑप्शन बी है महिला शिक्षा, ऑप्शन सी है महिला आरक्षण, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, है ना, महिलाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद ने कौन सा मार्ग अपनाया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या बी हो जाएगा। विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि महिला शिक्षा को। महिला के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद ने, है ना, मार्ग अपनाया था महिला शिक्षा का। उनका मानना था यदि महिला शिक्षित हो जाएगी तो समाज स्वतः शिक्षित हो जाएगा, समाज स्वतः शिक्षित हो जाएगा, है ना। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1893 में, ऑप्शन बी 1894 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1895 में, या ऑप्शन डी है 1896 ईस्वी में। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह वहां पे भाषण देने के लिए गए थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वे अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे और वहां उनका भाषण जो है इतना फेमस हुआ कि वहां से वह फेमस होके भारत लौटे थे। वहां पे फेमस होके उन्होंने भारत लौटे, तब भारत में उनका भव्य स्वागत किया गया था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था वह मूल शंकर था और ये जाति के ब्राह्मण थे, स्वाद जाति के ब्राह्मण थे। इनके माता पिता जो है वह शिव भक्त थे, इनके माता पिता जो थे वह एक शिव भक्त थे। अगला है दादा भाई नौरोजी किस धर्म से थे? दादा भाई नौरोजी किस धर्म से थे? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म से, जी नहीं, सिख धर्म से, जी नहीं, पारसी धर्म से और मुस्लिम धर्म से। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो थे वह पारसी धर्म के थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वह पारसी धर्म के थे। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों भारत में धन के निष्कर्षण का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था और इन्हीं की पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वह काफी फेमस पुस्तक है और यह पुस्तक जो है वह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदून जी की पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन है रफ्त गुप्तार, ऑप्शन बी है सरहिंद, ऑप्शन बी है सरफरोशी, या ऑप्शन डी है फिरंगी। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इसको 5 स्टार लगाइए, इस प्रश्न को 5 स्टार लगाइए और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रफ्त गुप्तार। दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदौसी की पत्रिका का नाम जो था वह रफ्त गुप्तार था। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और ये सारा पूछा जाने वाला सवाल है।
है ना, छपने वाला प्रश्न जो है ये सब छपने वाला प्रश्न है। अलीगढ़ कन्या विद्यालय किसने खोला था? अलीगढ़ कन्या विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कन्या विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है शेख अब्दुल्लाह और उनकी बेगम वाहिद जहां ने। ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन सी है रानी चेन्नम्मा ने, या ऑप्शन डी है बेगम रुकैया ने। यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का जो है वो 3 स्टार लगाइए, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि शेख अब्दुल्लाह और उनकी बेगम वाजिद जहां ने। शेख अब्दुल्लाह और उनकी बेगम वाजिद जहां ने अलीगढ़ कन्या विद्यालय की स्थापना जो है वह किया था। अलीगढ़ कन्या विद्यालय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन ए भी है सैयद अहमद बरेलवी ने। ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह ने, और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। विकल्प संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। इस प्रश्न को भी लगाइए। अगला प्रश्न है कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला था? ऑप्शन ए है वाहिद जहां ने। ऑप्शन ए है वाहिद जहां ने। ऑप्शन बी है बेगम रुकैया ने। ऑप्शन सी है माधुरी लता देवी ने, या ऑप्शन डी है रानी चेन्नम्मा ने। तो दोस्तों 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि बेगम रुकैया ने। कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए जो स्कूल खोला था वह बेगम रुकैया ने खोला था। बेगम रुकैया ने ही इसको खोला था। अगला क्वेश्चन है रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी ने। ऑप्शन बी है 1932 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की बहन ने। ऑप्शन सी है 1930 में रविंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी ने, या ऑप्शन डी है 1931 में रविंद्रनाथ ठाकुर स्वयं ने। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। विकल्प संख्या ए, यानी कि 1931 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर की बेटी ने रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना 1931 ईस्वी में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की बेटी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है चैंपियन गर्ल्स स्कूल मुजफ्फरपुर। चैंपियंस गर्ल्स स्कूल मुजफ्फरपुर। चैंपियन गर्ल्स स्कूल मुजफ्फरपुर की स्थापना 1903 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शन ए है वाहिद जहां ने। ऑप्शन बी है बेगम रुकैया ने। ऑप्शन सी है माधुरी लता देवी ने, या ऑप्शन डी है रानी चेन्नम्मा ने। तो दोस्तों 32 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा। विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि माधुरी लता देवी ने। माधुरी लता देवी ने चैंपियन गर्ल्स स्कूल मुजफ्फरपुर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में 1922 ईस्वी में कहां खोला गया था? ऑप्शन ए है पटना में। ऑप्शन बी है देवघर में। ऑप्शन सी है पटना और देवघर में। और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि पटना और देवघर में। पटना और देवघर में रामकृष्ण मिशन की शाखा जो है वो 1922 ईस्वी में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1933 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1994 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1995 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी में। तो दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम जो पारित किया गया था वह कब पारित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर विकल्प संख्या डी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में किन बातों का प्रावधान था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में किन बातों का प्रावधान था? ऑप्शन ए है 18 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन बी है 16 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं हो सकता था। ऑप्शन सी है 16 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता था, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों कथन सही है। क्या है इसका राइट आंसर?
तो विकल्प संख्या डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कथन ए और बी दोनों सही है। कथन ए और बी दोनों सही है, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में जो प्रावधान था वह था कि 18 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता है और 16 साल से कम उम्र की लड़की का शादी भी नहीं हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दहेज को अवैध कब घोषित किया गया था? दहेज को अवैध कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1893 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1894 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1861 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1896 ईस्वी में। दहेज को अवैध जो है कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका क्या होने वाला है। दोस्तों 36 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा, यानी कि 1861 में। दहेज को अवैध जो घोषित किया गया था वह 1861 में शुरू किया गया था। दोस्तों प्रश्न को बार बार रिपीट करने से, प्रश्न को बार बार पढ़ने से, वीडियो को रोक रोक कर देखने के से या वीडियो को बार बार देखने से आपका यह प्रश्न जो है वह आपके माइंड में रहता है और आप इसको अधिक दिनों तक याद रख सकते हैं, आप इसको अधिक दिनों तक याद रख पाते हैं। इसलिए आग्रह होगा कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको प्रश्न जो है वह प्रश्न और उत्तर जो है वह साथ साथ याद होता जाए। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने किया था, या ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन जो किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला प्रश्न है स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? स्त्रियों की असमानता के स्थिति पर पहली बार जो है वह किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय शिक्षितों के द्वारा, ऑप्शन सी है निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। दोस्तों 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार जो प्रश्न चिन्ह लगाया गया था वह अंग्रेजों के द्वारा ही लगाया गया था। अगला प्रश्न है शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग की महिलाओं तक, जी नहीं। उच्च वर्ग की महिलाओं तक, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग की महिलाओं तक, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी तक। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि उच्च वर्ग। शिक्षा जो है वह उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा, है ना, उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही शिक्षा को सीमित रखा गया था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी कब दी गई थी? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए है 21 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी है 31 अप्रैल 1923 को, ऑप्शन सी है 19 मई 1925 को, या ऑप्शन डी है 23 जुलाई 1920 ईस्वी को। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, 21 मार्च 1931 को। 21 मार्च 1931 ईस्वी को हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा जो है वह सुनाई गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जा चुका है। ये बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है, ये बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वह काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ट्रिपल VVI लगाइए, है ना, ट्रिपल स्टार लगा के रखिए इस प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्न से किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों इस प्रश्न का जिक्र हम ऊपर में ही कर चुके थे कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है वह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वह पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो पुस्तक वह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है
और इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है वह इन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1903 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी में। दोस्तों 42 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वह 1920 ईस्वी में चलाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी इस आंदोलन के जो है वह मुख्य नेता थे। असहयोग आंदोलन चलाने का काम किया था वह महात्मा गांधी ने किया था 1920 ईस्वी में। और दोस्तों असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इस आंदोलन में स्त्री, पुरुष, महिला, हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के लोग, है ना, सभी धर्मों के लोग, किसान वगैरह सभी धर्मों के लोग का जो है सहयोग प्राप्त था, इसलिए इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब किया था? ऑप्शन ए है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1877 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1878 ईस्वी में। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 43 का राइट आंसर विकल्प संख्या ए हो जाएगा। 1883 ने सरकार ने इलबर्ट बिल जो लागू करने का प्रयास किया था वह 1883 ईस्वी को किया था। 1883 ईस्वी को ही सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। हमारा अगला प्रश्न है इलबर्ट बिल कब पारित किया गया था? इलबर्ट बिल कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1884 को, ऑप्शन बी है 25 जनवरी 1884 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1884 को या ऑप्शन डी है 12 मार्च 1885 को, है ना। इलबर्ट बिल पारित कब किया गया था ये एक प्रश्न है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 25 जनवरी 1884 ईस्वी को। 25 जनवरी 1884 ईस्वी को इलबर्ट बिल जो है वह पास कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 4 फरवरी 1928 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 5 फरवरी 1929 ईस्वी को या 6 जनवरी 1928 ईस्वी को। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो भारत आया था, साइमन कमीशन जो भारत आया था वह आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। इस डेट को याद रखिए, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको 5 स्टार लगाइए, ये 5 स्टार लगाइए। ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, ये बीपीएससी के छपने वाला प्रश्न है और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को आप वीवीआई लगा सकते हैं, वीवीआई लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 13 मार्च 1913 को, 12 मार्च 1912 को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को या 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को। दोस्तों 46 का राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और ये भी गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था एक आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुस्लिम लीग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ऑप्शन बी है मुस्लिम विभाजन के दशक में ही लीग से सरकार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की मांग की गई थी, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि मुस्लिम लीग के बारे में ये सभी जो कथन ऊपर से नीचे तक दिया गया है आपको, ये सारा कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। मुस्लिम लीग के संदर्भ में ये सारी बातें सत्य है।
अगला क्वेश्चन है, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए है 22 वर्ष, ऑप्शन बी है 23 वर्ष, ऑप्शन सी है 24 वर्ष या ऑप्शन डी है 25 वर्ष। दोस्तों, भगत सिंह को जब फांसी हुई थी, भगत सिंह को जब फांसी दी थी, भगत सिंह को जब फांसी दिया गया था उस समय उनकी उम्र जो थी मात्र 25 वर्ष थी। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल थी और वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। भगत सिंह ने, है ना, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे 25 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी, तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? है ना, ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1908 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि रूस की क्रांति जो हुई थी, रूस की जो क्रांति हुई थी वह 1917 ईस्वी में हुई थी। इसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। वो रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं और यह 1917 ईस्वी में हुई थी, 1917 में हुई थी और यह लेनिन के नेतृत्व में लड़ा गया था। रूस की क्रांति जो है वह लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुई थी 1917 ईस्वी में। इसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आज का 50 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? है ना, ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी है अंबिका चरण मजूमदार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी वह सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो है वह सरोजिनी नायडू बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी में। तो दोस्तों, 51 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि 1925 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वह 1925 ईस्वी में बनी थी। 1925 ईस्वी में ही वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी और ये पहली महिला अध्यक्ष जो है वह 1925 ईस्वी में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी सी है लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, 52 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिसे हम सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था? आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों द्वारा जो रखा जाने वाला हथियार था उसका अधिकार छीन लिया गया था। यह कब पारित किया गया था? कब पारित किया था? ऑप्शन ए है 1883 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1878 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1877 ईस्वी में या ऑप्शन डी है 1899 ईस्वी में। तो दोस्तों, 53 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि 1878 ईस्वी में। आर्म्स एक्ट जो है वह 1878 में खत्म कर दिया गया था। आर्म्स एक्ट जो है वह पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, जिसमें यह नियम था कि कोई भी भारतीय जो है वह हथियार अपने पास नहीं रख सकेगा। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? 1885 में देश भर के कितनी प्रतिनिधियों ने मुंबई में हो रही सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधियों ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है 17 आदमी थे उसमें, उस सभा में, है ना। ऑप्शन बी है 71 आदमी थे, ऑप्शन बी है 72 आदमी थे, ऑप्शन डी है 74 आदमी थे। दोस्तों, उस समय भारत से कुल 72 लोगों ने भाग लिया था।
ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार पूछा जा रहा है। ये बार बार प्रश्न जो है वह बीपीएससी पूछता है और यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, यह बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? जब बंगाल विभाजन हुआ था उनसे कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन बी है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग उड़ीसा में मिलने दिया गया था, ऑप्शन सी है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, ऑप्शन सी है। सभी कथन सही है, सभी कथन सही है दोस्तों। 55 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी। विकल्प संख्या बी जो है वह गलत है कि विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग उड़ीसा में मिला दिया गया था। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग उड़ीसा में मिला दिया गया था, ये जो है वह कथन गलत है। बाद बाकी सभी कथन जो है वह सत्य है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ही थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और लॉर्ड लिप्टन ने वापस लिया था, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और दोस्तों जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी मुंबई के है ना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय कुल 72 लोगों ने उस सभा में भाग लिया था। 72 लोगों ने उस सभा में भाग लिया था, इसमें बिहार से एक भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं थे, है ना। उस समय बिहार से एक भी व्यक्ति शामिल नहीं थे और वह हुआ था, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है। ये भी कथन, ये सत्य कथन है, इसे इसलिए यह साइमन कमीशन को, है ना, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सभी जो है वह अंग्रेज ही थे, एक भी भारतीय नहीं थे। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये भी कथन सत्य है ना। ऑप्शन सी है, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, है ना। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये कथन गलत है, आजाद हिंद फौज का गठन जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पूछ रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यह कथन जो है वह असत्य है। आजाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो मोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। अगला है, भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? स्थापना जो है वह कब की थी? ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1932 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1934 ईस्वी में। दोस्तों 57 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1928 ईस्वी में। भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। दिल्ली दोस्तों, आज दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, जहाँ मैदान होता है, क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। वहीं पर उन्होंने जो है वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वह भगत सिंह और उनके साथी ने मिलकर किया था 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है।
ये प्रश्न ऊपर हम पढ़ चुके हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है पंजाब के सेंट्रल जेल में, ऑप्शन बी है कलकत्ता के सेंट्रल जेल में, ऑप्शन सी है लाहौर के सेंट्रल जेल में, या ऑप्शन डी है अमृतसर के सेंट्रल जेल में। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको 5 स्टार लगाइए। इस प्रश्न को जो है वो आप 5 स्टार लगाइए और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। विकल्प संख्या सी यानी कि लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वह लाहौर के सेंट्रल जेल में दी गई थी। भगत सिंह को फांसी लाहौर के सेंट्रल जेल में दी गई थी। अगला प्रश्न है भगत सिंह के साथ किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि भगत सिंह को के साथ जो है वह सुखदेव को, राजगुरु को, है ना, सुखदेव को और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। उस समय 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि सुखदेव और राजगुरु को। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है 1857 की महान क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम की संज्ञा किसने दी है? यानी कि 1857 ईस्वी का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी की जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा था? ऑप्शन ए है वीर सावरकर ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है नाना साहब ने, या ऑप्शन डी है तात्या टोपे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने। सावरकर जी ने ही कहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी वह वीर सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है वह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। दोस्तों आपको हम बता दें कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी विभिन्न प्रांतों में शुरू हुई थी और इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 ईस्वी क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और यह विद्रोह जो शुरू हुआ था वह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह जो है वह मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। और इसी क्रांति में मंगल पांडे जो है वह शहीद हुए थे। मंगल पांडे जो है वह इस क्रांति में शहीद हो गए थे, है ना। 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण था चर्बी वाला कारतूस। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो मुख्य कारण था वह चर्बी वाला कारतूस था, जिससे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों आहत हुए। दोनों के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करना से मना कर दिया था, जिसके कारण यह जो है वह क्रांति हुई थी। इस कारण यह जो क्रांति जो हुई थी वह मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। है ना, बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, बिहार में, है ना, कुंवर सिंह जो है इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और पटना से इस क्रांति नेतृत्व जो है वो पीर अली कर रहे थे, जो कि बार बार एग्जाम में आपको आता है कि पटना से 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पीर अली। और बिहार से कौन कर रहा था, तो बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर से भी बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर से भी बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, है ना। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, है ना। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे वह खान बहादुर खान कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है हमारा कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था। वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ट्रिपल स्टार लगाइए। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गई थी? ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी है नाना साहब के द्वारा, या ऑप्शन डी है भगत सिंह के द्वारा। तो दोस्तों 62 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, है ना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है वह विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है।
दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति की चर्चा जो है, विशेष चर्चा हम लोग, है ना, हम लोग कर चुके हैं। क्लास 8 के ही चैप्टर नंबर में होगा। आप हमारे चैनल पर जाकर, और जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है वह बीपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें आप प्रश्नों को देख सकते हैं। उसमें आपको 1857 ईस्वी जो क्रांति है उसका स्पेशली एक चैप्टर बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वह साबित होगा, इसलिए उस चैप्टर को जाके आप जरूर देखें। उस चैप्टर को जाके आप जरूर देखें। तो विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है, विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का कानून किसने लगाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग ने, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। दोस्तों 63 का हमारा राइट आंसर विकल्प संख्या डी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही सूर्यास्त का कानून लगाया था। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने ही सूर्यास्त का कानून लगाया था। देख सकते हैं ये सब प्रश्न जो है वो आपको एनसीईआरटी की बुक में ही देखने को मिलेगा, और यही सब प्रश्न जो है पूछ देता है, जिसे, है ना, जिसके उत्तर देने में आपको कठिनाई हो जाती है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। सूर्यास्त का कानून किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग लगाया था। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है सामान्यतः सेना भर्ती अधिनियम कब पारित हुआ था? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1856 में, ऑप्शन सी 1857 में, या ऑप्शन डी 1858 में। दोस्तों 64 का राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। 1856 में, 1856 में ही सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है किस देशद्रोही ने 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। किस देशद्रोही ने 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी? ऑप्शन ए है शेर सिंह ने, ऑप्शन बी है शाम सिंह ने, ऑप्शन सी है मंगल पांडे जी ने, या ऑप्शन डी है राज सिंह ने। तो दोस्तों 65 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, शाम सिंह ने। शाम सिंह एक देशद्रोही था। शाम सिंह एक देशद्रोही था जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति की सूचना जो है वह अंग्रेजों को दे दी थी। अगला प्रश्न है 1857, इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार लगाइए, इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार लगाइए। 65 के प्रश्न को ट्रिपल स्टार आप लगाइए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी में किसने किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से किसने किया था? ऑप्शन ए है राव तुलाराम ने, राव तुलाराम में, ऑप्शन बी है लाला हुकुम चंद्र जैन ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद साहबजादा आजिम ने, ऑप्शन डी है राजा नाहर सिंह ने। तो दोस्तों 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने ही रेवाड़ी से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से किसने किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से किसने किया था? दोस्तों ये सब नया नया प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। तो 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ से किसने किया? ऑप्शन ए है राव तुलाराम ने, ऑप्शन बी है लाला हुकुम चंद्र जैन ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद साहबजादा आजिम ने, या ऑप्शन डी है राजा नाहर सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने। तो दोस्तों 67 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, 1857 की क्रांति नेतृत्व बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने किया था। बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने ही किया था। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1863 में, ऑप्शन सी है 1848 में, 47 में, या ऑप्शन डी है 1905 में। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है, बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो 1863 में हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है 1863 में हुई थी। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर हुई अंतिम मुगल बादशाह था, है ना। अंतिम मुगल बादशाह जो था वह बहादुर शाह जफर ही था।
और उनकी मृत्यु 1863 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न है 1897 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? 1897 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था उसका अंतिम शहीद कौन था? ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप VVI लगा लीजिए, इस प्रश्न को आप VVI लगा लीजिए, ये इसको आप 5 स्टार दीजिए, इस प्रश्न को आप 5 स्टार दीजिए। 1897 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई थी, जी नहीं थी। तात्या टोपे जी थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, या राव तुलाराम थे। तो दोस्तों 69 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी, है ना। 1897 क्रांति का अंतिम शहीद जो था वह तात्या टोपे ही था। 1897 ईस्वी क्रांति का जो अंतिम शहीद था वह तात्या टोपे ही थे। 1897 की क्रांति का जो अंतिम शहीद थे 1897 ईस्वी क्रांति का जो अंतिम शहीद थे वह तात्या टोपे ही थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको 5 स्टार लगाइए। अगला और अंतिम प्रश्न जो है, अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि 1897 की क्रांति का लेखन करने वाला पहले भारतीय कौन थे? 1897 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसका लेखन करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है विनायक दामोदर सावरकर, या ऑप्शन डी है राव तुलाराम। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ही 1897 क्रांति का लेखन करने वाला पहले भारतीय थे। लेखन करने वाला पहले भारतीय जो थे वह विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा, है ना। आप हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, इन प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, प्रश्नों की श्रृंखला को देख सकते हैं जो आगामी आने वाली BPSC TRE4 ADEO और अन्य भर्तियों की परीक्षा में काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, है ना, आज का के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।